नमस्कार विद्यार्थियों, मैं माँ सरस्वती को नमन करते हुए आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है गद्य शिक्षण की विधियाँ। आज हम गद्य शिक्षण के बारे में जानेंगे। गद्य शिक्षण क्या होता है, गद्य शिक्षण के उद्देश्य क्या है और इसकी कौन कौन सी विधियाँ हैं, इसके बारे में अपन संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि गद्य क्या होता है, गद्य का महत्व क्या है और किस प्रकार इसका सारी चीज़ों के बारे में हम देखते हैं। पहला हम देखते हैं कि गद्य क्या है। गद्य साहित्य का महत्वपूर्ण अंग है जिसमें छंद, अलंकार, योजना, रस विधान आदि का निर्वाह करना आवश्यक है। गद्य की विशेषता तथ्यों को सर्वमान्य भाषा के माध्यम से ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने में होती है। गद्य साहित्य की अनेक विधाएं हैं। कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, जीवनी, संस्मरण, आत्मचरित्र और रिपोर्टाज, व्यंग्य आदि। यानी गद्य साहित्य की अनेक विधाओं में से एक है और उसमें भी जैसे कहानी, नाटक, ये सब गद्य की ही अनेक विधाएं हैं। गद्य में क्या होता है, गद्य एक साहित्य का क्या है, महत्वपूर्ण अंग है। और इसमें सबसे बड़ी जो है पहचान ये कि इसमें छंद अलंकार का निर्वाह करना कोई आवश्यक नहीं है कि इसमें कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है। इसमें तो विशेष जो तथ्य होता है उनको सर्वमान्य भाषा के माध्यम से ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने में होती है। यानी इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि जो भाषा होती है उसके जो तथ्य होते हैं उनको भाषा के माध्यम से प्रस्तुत करना होता है। इसी के बाद हम आगे देखते हैं कि गद्य का महत्व क्या है। गद्य शिक्षण का हमारे जो दैनिक जीवन में, साहित्य में है, जो भी है उसमें किस प्रकार इसका महत्व है। तो पहला जो इसका महत्व है वह है दैनिक जीवन में। दैनिक जीवन में इसका किस प्रकार जो महत्व है वह हम देखते हैं कि हमारे अनेक लेन देन, व्यापार गद्य के माध्यम से संपन्न होते हैं। विद्यालय में करवाया जाने वाला गद्य शिक्षण इन कार्य व्यापारों को कुशलता पूर्वक संपन्न करवाने में सहायक होता है। यानी जो लेन देन का व्यापार होता है वो भी हम गद्य के माध्यम से ही संपन्न करते हैं। और विद्यालय में जो करवाया जाता है गद्य शिक्षण वो भी इस गद्य शिक्षण के माध्यम से ही संपन्न करवाया जाता है। यानी ये जो महत्व होता है वो हमारे दैनिक जीवन में होता है कि व्यापार करने में या विद्यालय में करवाया जाना वाला जो शिक्षण है वह भी इसी के माध्यम से करवाया जाता है। इसी के बाद इसका जो दूसरा महत्व है वह है ज्ञानार्जन के रूप में। ज्ञानार्जन के रूप में कैसे हैं वो हम देखते हैं कि जैसे समाचार पत्रों के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, ज्ञान विज्ञान की बातें, ये सब हम गद्य के रूप में विपुल मात्रा में उपलब्ध होती है और उसी के माध्यम से हम इसका ज्ञान अर्जन प्राप्त करते हैं। यानी ज्ञान अर्जन का मुख्य साधन भी क्या है, गद्य है। इसका जो अगला है वह है भाषिक तत्वों की जानकारी। यानी गद्य के माध्यम से हमने भाषा को तत्वों की जानकारी भी प्राप्त होती है कि भाषा के तत्वों की जानकारी का सुगम तरीका गद्य ही है, कविता नहीं। यानी गद्य के माध्यम से में हम भाषा के तत्वों की जानकारी प्राप्त करते हैं लेकिन कविता के माध्यम से नहीं। उच्चारण, बलागात, वर्तनी, शब्द, रूपांतरण, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, मुहावरे, लोकोक्ति पद, पदबद्ध तथा वाक्य संरचनाएं आदि भाषिक तत्वों का ज्ञान गद्य के माध्यम से सुगमता पूर्वक दिया जा सकता है। यानी सारा जो व्याकरण का ज्ञान है वह भी एक गद्य के माध्यम से दिया जाता है। इसीलिए कहा गया है कि भाषिक तत्वों की जानकारी भी हमें गद्य के माध्यम से ही मिलती है। यानी भाषा के तत्वों को जानने में भी गद्य का बहुत महत्व है। अगला है व्याकरण सम्मत भाषा। यानी गद्य कविनाम निकमम वंदातम, अर्थात साहित्य की जो कसौटी है गद्य ही मानी जाती है। यानी साहित्यकार की जो कसौटी, यानी साहित्यकार जो माना जाता है वह गद्य से ही माना जाता है। गद्यकार को व्याकरण के समस्त नियमों का पालन करते हुए लिखना पड़ता है। उसकी भाषा परिमार्जित और परिनिष्ठित होती है।
व्याकरण सम्मत भाषा ही जो होती है वह परिमार्जित और परिनिष्ठित होनी चाहिए। विद्यार्थी जिस समय गद्य को पढ़ता है तो उसकी अपनी भाषा की भी व्याकरण सम्मत हो जाती है, यानी जैसा वो पढ़ेंगे वैसी ही उनकी भाषा हो जाती है। यदि परिमार्जित और परिनिष्ठित यदि भाषा हम पढ़ेंगे तो हम भी वैसा ही सोचेंगे, हम भी वैसा ही लिखेंगे, यानी भाषिक तत्वों की व्याकरण के रूप में भी गद्य का बहुत महत्व माना जाता है। इसके बाद हम देखते हैं भावात्मक विकास भी गद्य के माध्यम से होता है। वो कैसे कि संस्कारों का परिमार्जन गद्य के माध्यम से ही संभव है। आज गद्य के क्षेत्र में इस प्रकार का प्रचुर साहित्य उपलब्ध है जिसके द्वारा छात्रों का भावात्मक विकास संभव है, यानी छात्रों में जो भावनात्मक विकास है वो भी गद्य के माध्यम से ही किया जा सकता है। सन 1986 में घोषित नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विद्यार्थियों की भावात्मक विकास पर विशेष बल दिया गया था, यानी जो नई शिक्षा राष्ट्रीय नीति आई थी 1986 में, उसमें जो चलाया गया था उसमें विद्यार्थियों की जो भावात्मक भावनाओं पर जो जोर दिया गया था उस शिक्षा के द्वारा, जिसमें बच्चों को आत्मठेस नहीं पहुँचे और शिक्षा का अच्छे से विकास हो, विद्यार्थी अच्छे से शिक्षा ग्रहण करे, इसलिए उसमें भावात्मक विकास पर अधिक जोर दिया गया था। ये थे हमारी जो गद्य शिक्षण है उसके क्या महत्व, कौन कौन से महत्व थे, एक बार हम वापस इसको रिपीट कर लेते हैं। पहला था इसका दैनिक जीवन के रूप में, और दूसरा है इसका ज्ञानार्जन के रूप में, तीसरा है भाषिक तत्वों की जानकारी के रूप में, और चौथा था इसका व्याकरण सम्मत भाषा के रूप में, और पांचवा था भावात्मक विकास के रूप में। ये सब हमें याद रहने चाहिए कि हमारा जो गद्य शिक्षण का जीवन में क्या महत्व है। इसके बाद हम देखते हैं गद्य शिक्षण के उद्देश्य, कि गद्य का जो शिक्षण है वह किस उद्देश्य से लिखा गया है, किस उद्देश्य से इसको हमारी भाषा में जोड़ा गया है। तो पहला हम इसका उद्देश्य देखते हैं कि व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करना, यानी गद्य का सबसे बड़ा जो उद्देश्य वह यही है कि साहित्यकार जो है व्याकरण से सम्मिलित भाषा है उसका प्रयोग करे, संधि, समास, कारक, क्रिया, सब चीज़ों का सुनियोजित रूप से इनका प्रयोग किया जाए। अगला है शब्दों का प्रभावशाली प्रयोग करना, यानी ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो प्रभावशाली हो, मुहावरेदार भाषा, लोकोक्तियाँ हो, ऐसे जो शब्द हैं उनको उस गद्य में रखें जिससे भाषा उसकी प्रभावशाली बने। शब्द भंडार में वृद्धि करना, संक्षिप्त जीवनी लिख सकना, ऐसा हो साहित्यकार की वो जीवनी के बारे में लिख सके, यानी बड़ी विस्तृत रूप को संक्षिप्त शब्दों में प्रकट कर सके। सभाओं व उत्सवों का प्रविवेचन तैयार करना, लेखन में सृजनात्मकता व मौलिकता का विकास करना। सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, यानी कुछ नया करना, हर बार जब भी लिखे उसमें नई रोचकता या नया जो है उसमें कुछ जो पाठ्य वस्तु है वो लिखना। लिपि के मानक रूप का व्यवहार करना, यानी देवनागरी लिपि को अपनाना, जो मानक भाषा में दिया गया है उन्हीं शब्दों को प्रयोग करना। रूप विज्ञान तथा ध्वनि विज्ञान के आधार पर शब्दों की वर्तनी का ज्ञान होना, यानी कौन सा रूप है, कौन सी ध्वनि है, उन्हीं के आधार पर वर्तनी का ज्ञान होना चाहिए और उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना इसका मुख्य उद्देश्य माना गया है। अगला है शब्दकोश को देखने की योग्यता का विस्तार करना, यानी शब्दकोश में कितने शब्द हैं उनकी योग्यता का विस्तार करना, ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों का प्रयोग करना और उनको और अधिक शब्दों को बढ़ाना। इसके बाद हम देखते हैं कि विराम चिन्हों का सही प्रयोग करना, यानी साहित्यकार को जो भी पाठ्य वस्तु लिखता है उसमें विराम चिन्हों का सही प्रयोग होना चाहिए, जो कि एक व्याकरण का ही एक पार्ट माना जाता है। शब्दों, मुहावरों और पदबंधों का उपयुक्त प्रयोग करना। इसके बाद है उपयुक्त जो अनुच्छेद है उसमें बांट कर लिखना, यदि हमारी पाठ्य वस्तु बड़ी है तो उसको एक एक अनुच्छेद में बांट कर लिखना, एक एक टॉपिक वाइज उसको बांट देना जिससे वो रोचक बन जाए और थोड़ा थोड़ा मैटर हमारे सामने आए और उसको पढ़ने में रुचिकर लगे। इसके बाद देखी हुई घटनाओं का वर्णन करना, साहित्यकार की ये भी विशेषता होती है कि देखी हुई घटनाओं का इस प्रकार वर्णित करता है कि वो हमारे सामने वो जो छवि है वैसे की वैसी छप जाती है। सार, संक्षेपीकरण, भावार्थ और व्याख्या लिखना। अपठित रचना का सारांश लिख सकना, यानी कोई अपठित गद्यांश आता है उसका सारांश लिखने में सक्षम होना, ये सब गद्यकार की विशेषताएं होती हैं।
किसी भी विषय की वर्णनात्मक तथा भावात्मक जो शैली है उसमें अभिव्यक्ति करना। कोई भी विषय या कोई भी पाठ्य वस्तु या कोई भी अपन जो टॉपिक लेते हैं उसको वर्णनात्मक रूप से और उसकी भावात्मक शैली के रूप से प्रकट करना, जिससे जो पाठ्य वस्तु पढ़े उसको पाठ्य वस्तु में जो मैटर है उसी के अकॉर्डिंग हमारी भावना हो जाए। पठित रचना की व्याख्या करना, ये सब गद्यकार के मेन उद्देश्य होते हैं कि जो रचना है सामने पठ्य वस्तु उसकी विस्तृत व्याख्या के रूप से समझाना। वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, भावात्मक शैलियों में निबंध लिखने की क्षमता का विकास करना, ये सब हमारे जो है इसके गद्य शिक्षण के उद्देश्य थे। एक एक करके हमारे जो इतने उद्देश्य मैंने आपको बताए, सारे उद्देश्य आपको ध्यान में रखते हुए सबको पढ़ना है अच्छे से और याद भी करना है। इसके बाद हम देखते हैं गद्य शिक्षण की विधियाँ, कि गद्य शिक्षण की क्या क्या विधियाँ होती है। एक एक करके हम इन विधियों के बारे में देखेंगे। तो पहली जो विधि है वह है अर्थ कथन प्रणाली, यानी अर्थ कथन। इसके नाम से भी पता चल रहा है कि कठिन शब्दों का अर्थ बताना ये कहलाती है अर्थ कथन। यानी कोई भी जो पाठ्य वस्तु उसमें जो कठिन शब्द आ रहे हैं उनको सरल रूप में बच्चों को बता देना, वही क्या कहलाती है अर्थ कथन प्रणाली। देखो, इस प्रणाली में अध्यापक गद्यांशों का पठन करता चलता है और साथ साथ कठिन शब्दों के अर्थ बताता चलता है। यानी सबसे बड़ी विशेषता ये है इस अर्थ कथन प्रणाली की, गद्यांश को अध्यापक पढ़ता है और उसमें जो जो भी कठिन शब्द आते हैं उनका वह अर्थ बताते हुए चलता है। बाद में शिक्षक वाक्यों के सरलार्थ बताता है, फिर उनके सरल अर्थ और समझाता है। जहाँ कहीं आवश्यक होता है वहाँ भावों को स्पष्ट करने के लिए व्याख्या भी कर देता है। यदि ज़्यादा विद्यार्थियों को समझने की ज़रूरत होती है तो उनको व्याख्या के माध्यम से भी उन शब्दों को समझा देता है। इस विधि में सारा कार्य केवल अध्यापक ही करता है, क्योंकि सरल अर्थ भी वही बता रहा है, कठिन शब्दों के अर्थ भी बता रहा है, उसकी व्याख्या भी अध्यापक ही कर रहा है। तो सारे कार्य किसके होते हैं? अध्यापक में। तो इसकी सबसे बड़ी जो इसमें सबसे बड़ा ये है कि छात्रों को सोचने विचारने का मौका नहीं मिलता, और इसलिए इस जो प्रणाली है उसको हम अमनोवैज्ञानिक प्रणाली कहते हैं। ये सबसे बड़ी इसका नुकसान है कि ये अमनोवैज्ञानिक है, क्योंकि इसमें छात्रों को बोलने का या सोचने विचारने का मौका नहीं दिया जाता, सारा मौका इसमें शिक्षक को ही दिया जाता है। दूसरी इसकी जो विधि है वह है व्याख्या प्रणाली। पहली हमने पढ़ी अर्थ कथन प्रणाली, इसके बाद हम देखते हैं व्याख्या प्रणाली। व्याख्या के नाम से भी हमें समझ में आ रहा है कि इसमें शब्द और भावों की व्याख्या की जाती है। इस विधि में अर्थ कथन विधि का ही विकसित रूप है। इस प्रणाली में अध्यापक शब्दार्थ के साथ साथ शब्दों और भावों की व्याख्या भी करता है। वह शब्दों की व्युत्पत्ति की चर्चा करता है, बनावट की। व्युत्पत्ति से तात्पर्य है बनावट, यानी कौन से शब्द बने, कौन सा इसमें समास है, कौन सी संधि है, कौन से शब्दों के योग से ये बना हुआ है, ये चीज़ें इसमें बताई जाती है। उनके पर्यायवाची, विलोम शब्द, जो भी सारी चीज़ें व्याकरण से संबंधित वो सारी उसमें व्याख्या करता है। उनके पर्याय बताता है, उन पर्याय के भेद भी बताता है। उपसर्ग, संधि, प्रत्यय, समास, ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारी व्याकरण से संबंधित सारी उस शब्द की व्याख्या करता है। शिक्षण सामग्री को स्पष्ट करने के लिए अनेक उदाहरण भी देता है एवं अपनी बात के समर्थन में उदाहरण भी देता है। इस प्रणाली में अधिकांश कार्य स्वयं शिक्षक करता है, यानी जैसा कि और इसमें भी छात्र कम सक्रिय रहता है। वैसे भी इसमें सर्वप्रथम ही बता दिया गया था कि ये अर्थ कथन प्रणाली का ही विकसित रूप है, और अर्थ कथन जो प्रणाली है उसमें भी छात्र कम सक्रिय रहते हैं और अध्यापक ज़्यादा सक्रिय रहता है। वैसा ही इस व्याख्या प्रणाली में है कि ये भी मनोवैज्ञानिक प्रणाली ही मानी जाती है। इसमें भी छात्र सक्रिय नहीं रहते, सारा कार्य अध्यापक ही करता है। इसके बाद अगली जो प्रणाली है वो ये है कि इसमें विश्लेषण प्रणाली। विश्लेषण प्रणाली जो है उसमें क्या होता है? इस प्रणाली में प्रश्नोत्तर प्रणाली भी कहा जाता है। इस प्रणाली में अध्यापक शब्द एवं भावों की व्याख्या के लिए प्रश्नोत्तर का सहारा लेता है, इसलिए इस प्रणाली को प्रश्नोत्तर प्रणाली भी कहते हैं।
अब इसमें जैसे प्रश्न उत्तर का सहारा लिया तो इसमें छात्र और अध्यापक दोनों को इसमें अवसर प्रदान होता है, क्योंकि अध्यापक बच्चों से प्रश्न पूछते हैं और छात्र सोचते हैं, विचारते हैं और प्रश्नों के उत्तर देते हैं, और छात्रों को स्वयं सोचने और निर्णय निकालने के लिए अवसर प्रदान करता है। इस विधि में अध्यापक बच्चों के पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान का विकास करता है। इस विधि में छात्र एवं शिक्षक दोनों ही क्रियाशील रहते हैं और अतः ये प्रणाली उत्तम है। यानी सबसे जो बेस्ट प्रणाली मानी जाती है वह है सर्वश्रेष्ठ, वह है विश्लेषण प्रणाली, जिसे हम कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है कि विश्लेषण प्रणाली का दूसरा नाम क्या है, तो वह है प्रश्नोत्तर प्रणाली। और इसमें छात्र और अध्यापक दोनों सक्रिय रहते हैं और ये प्रणाली सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इसके बाद हमारी जो अगली प्रणाली है वह है समीक्षा प्रणाली। समीक्षा प्रणाली ये जो प्रणाली है वह उच्च कक्षाओं में प्रयुक्त की जाती है। इस विधि में गद्य के तत्वों का विश्लेषण कर उसके गुण दोष परखे जाते हैं। वैसे भी समीक्षा यानी पूरी किसी भी चीज़ की गुण और दोष को परखना, इसमें क्या विशेषताएं हैं, क्या इसकी कमियां हैं, उसी को ही समीक्षा हम कहते हैं। गद्य शिक्षण की प्रणाली का मुख्य उद्देश्य भाषाई ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि करना है और उनकी वृद्धि के लिए शिक्षक संदर्भ ग्रंथ और रचनाओं के बारे में भी बताया गया है कि ये कहाँ से लिया गया है और इसकी कौन सी रचनाओं में से लिया गया है, कौन सी बुक में से ये लिया गया है। इसके सारे संदर्भ ग्रंथ के बारे में भी इसमें बताया जाता है, कौन कौन सी इसमें कमियां हैं, कौन से इसके गुण हैं आदि के बारे में ही समीक्षा प्रणाली में बताया जाता है। और ये प्रणाली सब जो ये ज्ञान है ये उच्च कक्षाओं के लिए होता है, क्योंकि प्राथमिक कक्षा के स्तर के जो बच्चे हैं वह इस बारे में इतना उनको ज्ञान नहीं होता, इसलिए ये जो प्रणाली है उच्च कक्षाओं के लिए प्रयुक्त मानी जाती है। शिक्षण जो प्रणाली है उसका मुख्य उद्देश्य भाषाई जो ज्ञान है एवं कौशल में वृद्धि करनी है। उनको भाषा का ज्ञान होना चाहिए और उसमें दक्षता में वृद्धि करनी है, उनको कौशलों का ज्ञान भी होना चाहिए। इसका जो अध्ययन है छात्र पाठ्यवस्तु के गुण दोषों का विवेचन कर सके। जैसा कि मैंने बताया कि जो उच्च स्तर पर विद्यार्थी होते हैं वह पाठ्यवस्तु में क्या क्या गुण हैं, क्या क्या दोष है, इसके बारे में वह विवेचन कर सके, इसलिए समीक्षा प्रणाली को जोड़ा जाता है। इस विधि में छात्रों का स्वयं काफ़ी कार्य करना पड़ता है। छात्रों को इसलिए कार्य करना पड़ता है कि यदि किसी भी पाठ्य वस्तु का या किसी भी जो मैटर है उसका यदि वो समीक्षा करेंगे तो उससे पहले वह उसके गुणों के बारे में, उसकी कमियों के बारे में जानकारी उन्हें प्राप्त होनी चाहिए कि क्या ये सही पाठ्य वस्तु लिखी है, तो इसमें क्या कमियाँ हैं, क्या इसकी अच्छाई है। इसलिए उनको सारी पाठ्य वस्तु को भी पढ़ना पड़ता है और स्वयं को ही सारा कार्य करना पड़ता है। ये विधि बच्चों में स्वाध्याय की आदत विकसित करने में विशेष रूप से सहायक होती है। स्वाध्याय की आदत अपने आप ही विकसित होगी जब वो किसी भी पाठ्य वस्तु की समीक्षा करेंगे तो उसको अच्छे से पाठ्य वस्तु को पढ़ेंगे, उसकी कमियों को, उसके गुणों को अच्छे से देखेंगे, तो अपने आप ही वो बार बार उस पाठ्य वस्तु को पढ़ेंगे। तो उससे सबसे अच्छी इसकी विशेषता है कि इसमें स्वाध्याय की आदत विकसित हो जाती है। यानी पाठ्य वस्तु वैसे भी जो उच्च स्तर के विद्यार्थी उसमें स्वाध्याय की आदत अच्छे से होती है, वो स्वयं पढ़ने की आदत विकसित करना चाहते हैं। इसके बाद जो अगली इसकी विधि है वह है संयुक्त प्रणाली विधि। संयुक्त प्रणाली विधि में क्या होता है, ये माध्यमिक स्तर पर इन सभी प्रणालियों का आवश्यकता अनुसार मिश्रित रूप में प्रयोग करके हम गद्य शिक्षण को प्रभावशाली बना सकते हैं। वैसे भी इसका नाम से भी हमें पता चल रहा है कि संयुक्त प्रणाली यानी संयुक्त रूप में सबको जोड़ के जो बनाई जाती है वह कहलाती है संयुक्त प्रणाली। इसमें सभी विधियों का या सभी प्रणालियों का मिश्रित रूप लिया जाता है। भाषाई कौशल एवं ज्ञान प्रदान करने के लिए व्याख्या एवं विश्लेषण प्रणाली को संयुक्त रूप से अपनाया जाए। इस संयुक्त प्रणाली के माध्यम से गद्य पाठों की शिक्षा रोचक, आकर्षक एवं
प्रभावशाली ढंग से दी जा सकती है। यानी इस प्रणाली में जो संयुक्त प्रणाली है उसमें एक तो हम व्याख्या प्रणाली का और एक विश्लेषण प्रणाली को संयुक्त रूप से पढ़ सकते हैं। वो कैसे? व्याख्या हम किसी भी टॉपिक का अर्थगत बता के उसके संधि समास व्याकरण संबंध जानकारी दे के बच्चों को अच्छे से समझा सकते हैं। फिर दूसरा है विश्लेषण प्रणाली। विश्लेषण प्रणाली यानी प्रश्न उत्तर प्रणाली के माध्यम से भी हम छात्रों में ये पाठ्य वस्तु का विकास कर सकते हैं। यानी प्रश्नों के माध्यम से शिक्षक और छात्र इसमें दोनों सक्रिय रहते हैं, जबकि व्याख्या प्रणाली में केवल शिक्षक ही सक्रिय रहता है, क्योंकि इसमें छात्रों को मौका नहीं दिया जाता। लेकिन विश्लेषण जो प्रणाली है उसमें छात्र और अध्यापक दोनों सक्रिय रहते हैं, इसलिए इसको एक मनोवैज्ञानिक प्रणाली भी माना जाता है, जो कि संयुक्त प्रणाली में इन दोनों को मिश्रण करके यदि पढ़ाए जाते तो ये प्रणाली बहुत ही रोचक हो जाती है, आकर्षक हो जाती है और प्रभावशाली भी हो जाती है। तो हमने आज ये गद्य शिक्षण की जो पांचों विधियाँ हैं उसमें एक एक करके हमने अध्ययन किया। पहली है जैसे संयुक्त प्रणाली, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसमें विश्लेषण और जो व्याख्या प्रणाली उनको संयुक्त रूप से मिश्रित करके जो पढ़ाया जाता है वह उससे ये रोचक और प्रभावशाली बन जाती है। इसके बाद जो इस पहले थी वो थी एक समीक्षा प्रणाली, यानी किसी भी पाठ्य वस्तु के गुण दोषों को परखने का मौका इसमें दिया जाता है। इससे छात्र में स्वाध्याय की आदत डल जाती है। इससे पहले थी विश्लेषण प्रणाली, जिसको हम प्रश्नोत्तरी विधि भी कहते हैं, और ये बहुत ही अच्छी प्रणाली मानी जाती है, क्योंकि इसमें छात्रों को सक्रिय रहने का मौका दिया जाता है और इसमें मनोवैज्ञानिक प्रणाली भी ये मानी जाती है। इससे पहले जो प्रणाली थी वह थी व्याख्या प्रणाली, जिसमें वही अध्यापक किसी भी शब्दों का या भावों का अर्थ बताते हुए उसकी चर्चा करता है, उस शब्द की बनावट के बारे में चर्चा करता है, उससे व्याकरण संबंध अर्थ बताता है। तो इसमें भी केवल अध्यापक ही सक्रिय रहता है, इसलिए इसको भी अमनोवैज्ञानिक प्रणाली माना जाता है। और इससे पहले थी अर्थ कथन प्रणाली, ये भी एक मनोवैज्ञानिक की प्रणाली मानी जाती है, क्योंकि इसमें सारा कार्य अध्यापक ही करता है। कठिन शब्दों के अर्थ भी वही बताता है, सरलार्थ बताता है। इसमें छात्रों को सोचने विचारने का मौका नहीं दिया जाता, इसलिए इसे भी मनोवैज्ञानिक प्रणाली माना जाता है। तो आज हमने जो ये शिक्षण है उसकी पांचों जो विधियां हैं उनके बारे में हमने पहली जो प्रणाली देख ली अर्थकथन, दूसरी देखी हमने व्याख्या प्रणाली, तीसरी देखी हमने विश्लेषण प्रणाली, और चौथी जो प्रणाली देखी वो हमने देखी समीक्षा प्रणाली, और अंतिम जो प्रणाली थी वो थी संयुक्त प्रणाली। इस प्रकार आज हमने गद्य शिक्षण के उद्देश्य, उसके महत्व और उसकी जो विधियां हैं उसके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर ली। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। और अब हम अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा पद्य शिक्षण, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे।